महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी, जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम ही लगता है। मैं तो खुद को इनके बारे में बात करने के लिए भी बहुत छोटा पाता हूँ। एक घटना याद आती है। संविधान सभा की पहली बैठक से पूर्व बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कुछ संविधान सभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बापू से मिलने इनके आवास पर पहुंचा और इनसे आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने जो कहा एक चर्चित उपदेश बना और उसे आज हम गांधी जी के जंतर के नाम से जानते हैं। गांधी जी का जंतर। तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अड्डेबाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर, महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज हम गांधी और गांधीवाद के आज के दौर में प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट में वीडियो। तो दोस्तों, अड्डेबाजी के हम उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर हम संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज जो विषय है वो है हमारा, आपने मुन्ना भाई तो देखा होगा, तो सर्किट की भाषा में बोले तो गांधीगिरी या गांधीवाद। आज के समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता पर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है विश्वनाथ पांडे जी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहले एपिसोड में बताया था। ये एसबीआई में शाखा प्रबंधक के रूप में बेंगलोर में भी कार्यरत है। ये विश्वनाथ। नमस्ते चंद्रशेखर। जैसा कि आज हम लोग गांधी जयंती के दिन गांधी जी को याद कर रहे हैं और आपने आज इस मौके पर गांधी जी के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये प्रोग्राम बनाने का निर्णय लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जी। तो कुछ 2 लाइन बोले गांधी जी के बारे में, कोई किस्सा या फिर कुछ ऐसी बात जो लोगों को लगे कि नया हो आपके हिसाब से। गांधी जी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसा आदमी कुछ नई चीज सुना सके, क्योंकि उनके बारे में जो भी बातें हैं, इधर की बातें, उधर की बातें, आगे की बातें, पीछे की बातें, सब कुछ ये सर्वविदित है, जैसे पर्यावरण की तरह छाया हुआ है। मुझे कोई नई बात नजर नहीं आती। कोई किस्सा वगैरह कुछ यदि हो। मुझे मुझे वैसा कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए तो मैं जितना तक मैंने पढ़ा है, कुछ मुझे कोई वैसा कोई किस्सा जो मैं सुनाऊं और वो नया लगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए, एक छोटा सा किस्सा है, साबरमती आश्रम का ही है। वो तब का है जब गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले नहीं थे। जैसे कि आप लोग हम सब कुछ हम जानते ही हैं कि गांधी जी जब साबरमती आश्रम से एक बार निकल गए, फिर वो दोबारा साबरमती आश्रम नहीं जा सके। तो वो दांडी मार्च के लिए निकले थे, फिर वो साबरमती आश्रम नहीं जा सके। तो साबरमती आश्रम में जब होते थे तो वहां पर वो कुछ से कुछ किया करते थे। अब जैसे मान लीजिए रसोई में कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या किसी दिन बागवानी करने निकल गए, वो कुछ अपने अनुयायियों के साथ। तो कहानी है एक दिन की गांधी जी और विनोबा भावे की, आचार्य विनोबा भावे। क्योंकि मुझे लगता है कि गांधी जी को यदि समझना है तो गांधी जी को समझने के लिए उनके कुछ अनुयायियों को समझना जरूरी है। जैसे विनोबा भावे हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और एक अपने फ्रंटियर गांधी बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये 3 शख्सियत ऐसे हैं जिनको समझना, जिनको यदि समझे तो गांधी को लगता है कि हम समझ सकते हैं गांधी और गांधीवाद को। विनोबा भावे वहां थे और उस दिन गांधी जी ने रसोई में अपना कमान संभाला
और गांधी जी ने कुछ ऐसा बनाया जो विनोबा भावे को पसंद नहीं था। गांधी जी ने बनाया करेले की सब्जी, और उनकी आदत थी कि जो सब्जी जो चीज वो बनाते थे वो खुद परोसते थे अपने हाथों से। अब भले ही कुछ लोगों को ही सही, अब विनोबा भावे पड़ गए असमंजस में, उनकी थाली में पड़ गई करेले की सब्जी। विनोबा भावे को पसंद नहीं था, वो बेचारे वो उठाए, एक बार में निगल गए। तो गांधी जी को लगा कि विनोबा को करेली बहुत पसंद है, उन्होंने फिर से डाल दिया, वो फिर से निकल गए। ऐसा 3-4 बार हुआ, और विनोबा कहते हैं कि उस दिन के बाद मुझे करेले की सब्जी पसंद आने लगी। यानी गांधी नापसंद को भी पसंद में बदलने की का नाम है, जो किसी के नापसंद को भी पसंद में बदल दे। मतलब उसके लिए मुझे गांधी को निकलना होगा, या किसी व्यक्ति को गांधी के गांधीवाद या विचारों, गांधी के विचार गांधी, उन्हें न चाहते हुए निकलना होगा, जैसे हम दवा निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि आप निगल जाए तो आदत हो जाए, आप उसको सीख जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे। हो सकता है पहले थोड़ा अटपटा लगे। तो ये तो हल्की फुल्की बातें हैं, चलिए अब होती रहेंगी। आगे हम बात करेंगे, जो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, जो चर्चा का विषय है। आज जैसे कि हम लोग गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 में हम लोग हैं, जब गांधी जी आजादी के आंदोलन में या सार्वजनिक जीवन में उतरे। लगभग 100 साल पूरे हुए हैं 2020। तो आज 100 साल बाद जिस दर्शन के साथ वो गांधीवाद जंगे आजादी में उतरे, आज के दौर में उसका क्या महत्व है, आप उसको कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि जो लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, या आपने जैसा कहा कि जिस भावना को लेकर के वो जंगे आजादी में उतरे, उस भावना की आज वैसी ही जरूरत आज भी है। न केवल भारत में, हमारे आसपास, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे, हमारे देश के अंदर भी कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जहां उन विचारों को, गांधी के जो मूल विचार थे, सत्य के विचार, अहिंसा के विचार, कि हम अपने आत्मा के प्रति वफादार हों, ट्रूथफुल हों, जो हम बोले वो हम करें, हमारे कर्म और हमारे बातों में एक रूपता हो। इस भले ये सुनने में साधारण सा लग रहा हो, लेकिन इस विचार की आवश्यकता हर ग्राम में है, हर परिवार में है, हर राज्य में है। और जैसा जैसा वक्त बीतता जा रहा है, इसकी आवश्यकता और ज्यादा महसूस की जा सकती है, की जा रही है। आप गांधी दर्शन को आज के दौर में राजनीतिक रूप से, राजनीति में गांधीवाद को कहाँ देखते हैं, कितना प्रासंगिक है, और आज लोग उस गांधीवाद को कितना फॉलो कर पा रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से? देखिए चंद्रशेखर जी, जैसा गांधी जी के विचार है, मतलब फिर वही बात, घूम फिर के बात, गांधी जी के दो ही विचार, सत्य और अहिंसा। मतलब सुनने में भले ये सरल सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जहाँ पे सत्ता सिर्फ सत्ता नहीं है, बल्कि वो कई बहुआयामी चरित्र हो चला है सत्ता का, या मनुष्य का भी। मनुष्य भी सिर्फ एक सामाजिक प्राणी नहीं रहा और अब ये कई सारे चीजों से घिरा हुआ है। सिर्फ मानवता ही अब मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण नहीं रहा, इसके अंदर कई तरह की चीजें आ चुकी हैं। जैसे मनुष्य धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी के गिरफ्त में आ चला है, और यहाँ पे जैसे ही आप मानवता से अमानवता की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ ये सारे जो मानवीय गुण हैं, जिनका प्रतिपादन गांधी जी ने किया अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, गांधी जी ने जिन्हें प्रचारित करने का सारा जीवन उन्होंने प्रयास किया, वो सारे मूल्यों की आवश्यकता अब आज महसूस की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा थी, उस विचारधारा में देखें तो जो नेतृत्व है, जो नेता नेतृत्व करता है, उनको कभी कभी मतलब जन विरोधी या फिर जनता की जो आकांक्षाएं हैं या फिर जो जनमत है, उसके खिलाफ भी फैसले लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। जैसे उनका आप देख सकते हैं चौरा चौरी कांड के बाद वो असहयोग आंदोलन का वापस लेना, वो कितना उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और कभी कभी उन्हें जनता का जो होता है, उन जन भावनाओं के साथ भी बहना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे आगे भारत छोड़ो आंदोलन की, जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, कहीं ना कहीं दो कई बार ऐसा दिखता है कि दोनों में गांधी एक बिल्कुल विरोधाभासी दिखता है। जब यहाँ वो एक हिंसा हो, छोटी सी, मतलब कि इतने बड़े देश में एक आम बोलचाल में बोल सकते हैं कि छोटी सी हिंसा है, लेकिन हिंसा होती है, छोटी या बड़ी नहीं। मौत होती है, 1 या 2 4, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक मौत भी है तो वो
मायने मौत है रखता है। हाँ मायने रखता है। ऐसे में जब वो वापस लेते हैं आंदोलन को, फिर से जब वही असहयोग ये सॉरी जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, तो वहां पर वो करो या मरो का नारा देते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? गांधी जी के नजरों में जैसा हम सब जान रहे हैं कि उनके नजर में, जैसे हम आजकल के अगर हम परिदृश्य में देखें तो हमें, या हम नेता छोड़ दें, हम अगर खुद के अंदर ही झांक के देखें तो हमारे मन में एक भावना होती है, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, ये न किन प्रकार हम कुछ हासिल करते हैं। हम किसी चीज को पाने के लिए तपस्या अब नहीं करते हैं, अब हासिल कर लेते हैं, ये न किन हासिल कर प्रकार। तो लेकिन गांधी जी के विचार में हमारे साधन, हमारे साध्य दोनों की पवित्रता एक समान होनी चाहिए। अगर हमारा मकसद पवित्र है और उसको पाने के लिए हम अगर गैर मुनासिब रास्तों को अपनाते हैं, गैर वाजिब तरीके को अख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो साधन का पाया जाना, प्राप्त होना, वो उनकी नजर में स्वीकार्य नहीं है। हमारे साधन और साध्य दोनों पवित्र होने जी, चाहिए, हमारे मकसद दोनों भी अच्छे होने चाहिए, हमारा जरिया, हम जरिया सही भी अच्छा तरीके होना से चाहिए। हम काम करें और उसे हासिल करें। उनके नजरों में इसकी, उनके मन में ये है कि हमारे दोनों ही, मतलब दोनों में सामंजस्य हो, प्लस दोनों ही पवित्र हो। लेकिन अभी जहां ये हासिल करने का दौर है, यहाँ ये सब मायने नहीं रख रहा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है साधन और साध्य दोनों को ध्यान में रखने की। बिल्कुल जी। तो अब आगे समय की थोड़ी पाबंदी है, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अब अगला जो टॉपिक है हम देखते हैं। अक्सर ये थोड़ा ये बचकाना है सवाल। जैसे कि आज देख रहे हैं कि मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में जिस तरह के बचकाने सवाल आते हैं या फिर कुछ उन जुलूल बातें आ जाती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी मैं सोचता हूँ किसी दिन कोई बच्चा मुझसे ये सवाल कर दे कि वास्तव में क्या कभी कोई गांधी थे जो इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला निहत्थे करने निकल पड़े थे? हाँ, ये आपकी आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। और हमें भी लगता है कि आप दूर की बात ना करें, हमारे भी अगर जनरेशन के कई ऐसे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका कि जो ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि गांधी जैसा एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक निर्बल मनुष्य, वो इतनी शक्तिशाली ब्रिटेन की सरकार को, जो यहाँ पे कब्जा जमा के बैठे हुए थे 2 सदियों से, जिनका राज था यहाँ पे, उनको, उनके खिलाफ लड़ाई करने में, उस लड़ाई का उन्होंने नेतृत्व किया होगा। ये बात, मतलब कोई भी, आज की जनरेशन की बात है कि कोई भी सहजता से इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। और जैसा इस मामले में मुझे लगता है कि शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बात कही थी कि आने वाली नस्लें इस बात को बहुत मुश्किल से मान सकेंगे कि इस तरह का मनुष्य, हाड़ और मांस का ऐसा मनुष्य इस दुनिया में कभी पैदा हुआ था। तो वो अगर आप इस बात को उठा रहे हैं तो मुझे लगता है वो दिन इतना जल्दी आना, मुझे इसमें आश्चर्य लग रहा है कि ये इतना जल्दी आ जाएगा और वो भारत में ही इसकी चर्चा होना आरंभ होगी, जो गांधी जी का अपना देश है। तो गांधी जी को भी अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए आगे भी संघर्ष करना पड़ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो हम हैं उनके साथ, यहाँ उनके साथ उनके पीछे, उनकी साथ नहीं हो सकते, उनके पीछे हैं हम लोग। खैर चलिए, ये अंतहीन चर्चा है। तो अंततः इसमें यही कहेंगे कि गांधी जैसा व्यक्ति, गांधी को हम थोड़ा सा पीछे और चले तो गांधी की नहीं, गांधी जी ने जो ये विचार अपनाया कि पूरी इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ निहत्थे उतर जाना, ऐसा देखते हैं आप गौतम बुद्ध की बात करें। हालांकि दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करना बिल्कुल भी गलत बात है। जी हाँ, बिल्कुल। गांधी गांधी अलग चीज थे और बुद्ध वो अलग चीज थे, तभी उनको हम भगवान में बुद्ध बोलते हैं। वो एक, जी हाँ। हालांकि जिंदगी भर वो कुछ और ही बोलते रहे, लेकिन हमने उन्हें भगवान कहा, ये अलग बात है। तो बुद्ध भी निहत्थे उंगली बाल से भिड़ गए जाके। कहीं ना कहीं ये शिक्षा गांधी जी को वहां से मिली होगी। और जी हाँ। गांधी थे, यदि बुद्ध थे, गांधी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, आज पूरी दुनिया विश्व अहिंसा दिवस, भारत स्वच्छता दिवस और गांधी जयंती मना रहा है, जाहिर है इसमें सच्चाई है। इसे सच्चाई जुटला है। नहीं इसे जुटला नहीं सकते, ये एक बचकाना सवाल ही रहेगा। तो चलिए इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं अब अगले ग्राम स्वराज की, गांधी और ग्राम स्वराज। क्या है गांधी जी का ग्राम स्वराज? देखिए,
गांधी जी का ग्राम स्वराज, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने जो भारत की दशा देखी उस वक्त, प्लस उनके जो अपने विचार रहे होंगे उनके बाद, प्लस गांधी जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बैरिस्टर थे। मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला कि हमारे देश में कई ऐसे वकील ऐसे हैं, मतलब जो ऊपर की अदालतों में जा उनकी पेशियां होती हैं, उनकी एक दिन की फीस, एक पेशी की फीस 50 लाख। ये सहसा किसी को यकीन नहीं होता, नहीं हो सकता है कि क्या इतना ये लुक्रेटिव प्रोफेशन है। फिर हम गांधी के पास लौटते हैं। अगर वो चाहते तो इंडिया में आकर के उस वक्त 1915 में जब वो वापस आते हैं, वो चाहते तो एक अच्छा प्रोस्पेरस करियर वो अपना अपना सकते थे, एक अच्छा करियर वो चुन सकते थे। वो ब्रिटिश कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे और बड़े राजे रजवाड़ों के वकील बन सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने इस रास्ते को ना अपना करके उन्होंने वो टेढ़ा वाला रास्ता अपनाया। अगर उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी रही होगी तो उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपना अख्तियार किया, नहीं अपनाया उसे। लंबे वाले रास्ते में उन्होंने गांवों की दशा देखने के लिए लगभग भारत भर में वो घूमे। कई जगह उनके प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। और वहां पे जाके उन्होंने जो गांवों की जो दशा देखी, उनके बाद उनके मन में शायद कुछ सवाल उठे कि अगर हम आजादी पा भी लेते हैं, अगर हम किसी भी तरह से अंग्रेजों से आजादी पा भी लेते हैं, बावजूद इसके अगर हमारे देश का अधिकांश हिस्सा जो गरीब है, जो गांवों में रह रहा है, जो बस रहा है, जिनको की राजनीतिक शब्दावलियों से कोई लेना देना नहीं है, आजादी के क्या अर्थ हैं, क्या मतलब है, उनसे कोई लेना देना नहीं, तो ये आजादी उनके लिए किस काम की होगी? जब उन्हें इस स्वतंत्रता का बोध ही ना हो तो ये बात बेमानी सी हो जाती है कि आजाद हम हो गए हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर हिस्सों में, देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी उसकी भावना का संचरण ही नहीं हुआ, वो प्रसार ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में आकर के उनके मन में ये ग्राम स्वराज वाली भावना का वो प्रस्फुटन हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। जहां उन्होंने गांवों को एक विशाल राष्ट्र के छोटे छोटे एक यूनिट्स के रूप में देखा, जो कि स्वावलंबी हैं, जो एक विशाल रिपब्लिक का एक छोटा सा रेप्लिके कह सकते हैं, जो खुद में स्वावलंबी हैं, जो अपने जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, बहुत कम निर्भर है, और उनकी अपनी शासन पद्धति भी है, जो बाद में भारत की आजादी के बाद भारत की सरकारों ने उसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया। वो पंचायती राज के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि उन गांवों का अपना शासन सिस्टम भी रहेगा और उनके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं रहेंगी, शिक्षा रहेंगी, सामाजिक सुधार रहेगा। मतलब ये जो जिंदगी की एक मनुष्य को एक नागरिक के रूप में और नागरिक को एक राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में बनाने का ये जो रास्ता है, उस रास्ते को चुनने के लिए मुझे लगता है एक रास्ते को तैयार करने के लिए उन्होंने ग्राम स्वराज का ये जो विचार है उन्होंने लाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज यदि हम जब ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक पूरी दुनिया, ये पूरा प्लेनेट को ही एक गांव के रूप में आज देखा जा रहा है, ग्लोबल विलेज की बात की जा रही है। हालांकि कोरोना जैसे महामारी कभी इस पर अक्सर सवाल या निशान खड़े कर देते हैं। जी हाँ। तो आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्राम स्वराज का क्या अस्तित्व या फिर कैसा स्वरूप आपको किस रूप में इसको देख पाते हैं? अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन रखूं, या जैसा मैं देख रहा हूं कि आज के डेट में, जैसा कि हमारी भारत की सरकार है, जो हमारे सरकार ने भी स्वदेशी पे ज्यादा फोकस किया है और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो आपको लग सकता है कि जो गांधी के ही कुछ अधूरे कदम थे। स्वच्छता का कदम हो, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना, ये सब आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में अति आवश्यक है। जहां आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो समस्त बाजार, संपूर्ण बाजार है, जो दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में आप कह रहे हैं, उस बाजार पे कुछ कंपनियों का, मैं नाम लेना अनुचित होगा, उनका कब्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बस उंगलियों पर उनके नाम गिन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक उंगली या दो उंगली में ही उनके सारे नाम आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले दिनों में अगर कोई, आप सपोज किसी गांव में अगर कोई कुछ रोजगार भी करना चाहे, अपने खुद का कुछ स्वावलंबी बनना चाहे, अपने पैर पे खड़ा होना चाहे, छोटी सी बात, अगर कोई किसी भी बिजनेस दुकान ही खोलना चाहे,
तो वहां भी उसके लिए कोई स्कोप नहीं बचता आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारी जो विश्वव्यापी कंपनियां जो है, कुछ कंपनियां वो कि भारत के किसी बड़े बड़े महानगर से वो सामान आपके किसी गांव के किसी घर में वो डिलीवर कर रहे हैं, और उनका वो चैनल बन के अब खड़ा हो गया है। तो ऐसे स्थिति में भारत जैसे देश के लिए और भारत जैसे दुनिया के कई देशों के लिए अपने डोमेस्टिक उद्योगों को बचाना होगा, वो अपरिहार्य है, उनसे हम भाग नहीं सकते हैं। और ऐसे स्थिति में वो ग्राम स्वराज की भावना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है कि जहां गांव में ही रोजगार हो, गांव के लोग, भले उन्होंने खादी का प्रचार किया गांधी जी ने, आज खादी के स्वरूप को विस्तार देने की आवश्यकता है। खादी के साथ साथ हम दूसरी चीजों को भी जोड़ सकते हैं और सारे चीजों को समग्रता के साथ पैरेलली चलाए जाने की आवश्यकता है, जो हमारी सरकार को भी ऐसा सोचना चाहिए। जी विश्वनाथ, आपका थोड़ा फोटो कट रहा है, आप फिर से थोड़ा अंदर की ओर खींच के मेरी तरफ। ओके ओके। और चूंकि अब देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में या फिर डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है हमारी, भारत, खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ पर की आय की भारी विषमता है, जी हाँ। जहाँ पर यहाँ पर ऐसे में गांधी दर्शन और गांधी का ग्राम स्वराज काफी मतलब महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे लेके मनरेगा जैसे स्कीम रहे, या फिर जो कुटीर उद्योगों की जो बात कही गई, हालांकि कुटीर उद्योगों के साथ भारी और मध्यम उद्योगों की भी आवश्यकता। अभी भी आपका फोटो कट रहा है तो जी हाँ। अब कैसा आ रहा है? अभी ठीक है? नहीं, अभी ठीक नहीं है, अब मैं आपको पूरा नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है। आपको आप सही दिख बताइए। रहा है ना? हाँ मुझे सही दिख रहा फिर भी कट रहा है थोड़ा सा, अंदर मेरी तरफ थोड़ा सा खिसकना होगा है, आपको, या ऐसे या फिर करके मोबाइल। उठा दे क्या? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, या फिर यहाँ पर भी जब भारत की एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये भी अपने आप में ग्लोबलाइजेशन है कि भारत इतना बड़ा देश है, भारत एक राष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्रों का समावेश है, जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे। ऐसे में और आय की जो भारी विषमता है, इसमें गांधी का ग्राम स्वराज बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसके बाद एक जो अगला टॉपिक हमारा है वो है स्वदेशी। ग्राम स्वराज और स्वदेशी, हालांकि ये दोनों काफी जुड़ता मिलता जुलता टॉपिक है। तो गांधी जी का स्वदेशी संबंधित जो विचार था, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वदेशी हाँ, आपने जैसा कहा कि ग्राम स्वराज की भावना, संकल्पना और स्वदेशी, ये दोनों मिलते जुलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने पढ़ा है और मैंने जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि स्वदेशी ग्राम स्वराज के बड़ी बृहद प्रक्रिया को, बृहद परियोजना को पूरा करने का एक माध्यम है। या मैं कह सकता हूँ कि स्वदेशी के माध्यम से ही ग्राम स्वराज कभी अगर आएगा तो स्वदेशी के माध्यम से ही आएगा। स्वदेशी के आमतौर पर हम लोग स्वदेशी को एक इकोनॉमी का ही एक चैप्टर के रूप में देखते हैं कि जहां हमारे लोकल इंडस्ट्री है, लोकल उत्पादन है, हमारे देश का देसी सामान, उसका हम कंजम्पशन करें, हम विदेशी वस्तुओं का त्याग ना कर सके तो कम से कम उपयोग करें। ये सारी बातें स्वदेशी के अंतर्गत आती है। बावजूद इसके स्वदेशी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इकोनॉमी के अलावे बाकी अन्य विषयों में भी, चाहे वो सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, या कुछ दूसरे विषय हो जो समकालीन ज्वलंत विषय हैं, उनको भी इस स्वदेशी के दायरे से देखे जाने की आवश्यकता है, स्वदेशी के प्रिज्म से देखे जाने की आवश्यकता है। जैसा कि फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि सरकारें स्वदेशी के ऊपर, अभी इस पेंडेमिक के दौर में भी दुनिया की हर एक सरकारें अपने अपने उद्योगों को बचा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा संरक्षणवादी नीति अपना रही है, संरक्षणवादी नीति अपना रही है, और अपने उद्योगों को भारी सब्सिडी के द्वारा, टैक्स रियायत के द्वारा अपने किसानों को, जैसा हम जानते हैं अमेरिका की सरकारें अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी देती हैं ताकि वो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर या वहाँ के जो ग्राम है वो बचे रहें, या वहाँ के किसान बचे रहें। उस तरह के वो भी एक गांधीवाद, एक ग्राम स्वराज का ही एक विदेशी स्वरूप हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी, जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में या हमारे जो वर्तमान समय में, ये स्वदेशी की भावना होना आवश्यक है। और गांधी जी ने खुद भी लिखा है कि स्वदेशी के अंतर्गत उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि गांव के लोग उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करें जो सामान उनके पड़ोस में बनता हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो फॉरेन गुड्स का पूरी तरह से बहिष्कार करें क्योंकि वो विदेशी है। अगर कोई ऐसा वस्तु जो हमारे यहाँ बन नहीं सके
और उसके उत्पादन में हम अपनी रिसोर्सेस को लगा के खर्च करना चाहें तो ये भी स्वदेशी की भावना का अपमान है, उनके शब्दों में, गांधी जी मैं के यहाँ शब्दों पर में। मैं यहाँ थोड़े कुछ जोड़ना चाहूंगा कि गांधी जी के अनुसार वो चाहते हैं कि मेरी खिड़कियों को मजबूती से या फिर बंद न किया जाए, मेरे दरवाजे बंद न किए जाए, मेरे घरों के चारों ओर चार दीवारी या फिर तारों से न घेर दिया जाए, हमारे घर में बाहरी हवाएं या फिर बाहरी जो तत्व है वो आते जाते रहने चाहिए, लेकिन उसकी धार में हम न बह जाए, हम हम न न बह उखड़ जाए। जाए। जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने आप, क्योंकि जब भी हम बाहर से जुड़ते नहीं है तो हम एक बंद हो जाएंगे, सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से भी हम बिल्कुल एक बंद हो जाएंगे, एक बंद मानसिकता का, और वो एक बंद स्थिति में हम विकास नहीं कर सकते, जी हाँ, हम बिल्कुल। पिछड़ दिए जाएंगे। हाँ, इसलिए मतलब कि स्वदेशी का मतलब विदेशी का बहिष्कार करना नहीं है। अधिकार हम समझ सकते हैं, आमतौर पे समझा जाता है कि स्वदेशी मतलब देश की चीजों का ही उपभोग हो, देश की चीजें ही बने, और हम विदेशी चीजों का पूर्णतः बहिष्कार करें। लेकिन ये बहिष्कार गांधी जी के हिसाब से, ये बहिष्कार सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि वो वस्तु विदेशी है। अगर वो वस्तु हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम उसका उत्पादन करने में, हमारे जलवायु, हमारा भूगोल, हमारा टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है साथ में, तो हम उसके उत्पादन में अपना रिसोर्सेज खर्च ना करें। पेट्रोलियम में हम आत्मनिर्भर नहीं है, पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हैं, इसमें कोई बुराई बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, अब इसके लिए हम बैलगाड़ी पर नहीं चल सकते। ठीक है, बैलगाड़ी बिल्कुल। अपनी जी जगह हाँ, सही है, बैलगाड़ी अपनी जगह सही है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पेट्रोलियम चाहिए, डीजल चाहिए। जी ये हाँ। था हमारा स्वदेशी का दर्शन। अब आगे देखते हैं हम, जो आखिरी टॉपिक है हमारा, गांधी दर्शन का आज के दौर में वैश्विक महत्व। आज वैश्विक स्तर पर गांधी के इस दर्शन को कहाँ देख पाते हैं आप? गांधी के दर्शन न केवल आज के समय में, अपितु जब गांधी थे, जब हमारे देश ने आजादी हासिल की, उस समय हम देखते हैं कि हमारे आसपास के भी कई देश आजाद हुए, जैसे श्रीलंका है या कुछ और देश भी आजाद हुए। और पाकिस्तान गांधी के, पाकिस्तान बांग्लादेश है। हाँ, उनको भी हम गिन सकते हैं, वो भी हमारे ही अंग थे, उनको भी हम गिन सकते हैं। तो उस समय भी जब भारत की आजादी का ये संग्राम है, ये अहिंसक, ये दुनिया भर में प्रचारित हुआ कि एक अहिंसक तरीके से भारत में, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने अहिंसक तरीके से, जैसा ब्रिटिश की सर्वशक्तिमान सरकार को उन्होंने यहाँ से उखाड़ फेंका या यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, मजबूर कर दिया। वो अपना शासन यहाँ कायम नहीं रख सके। तो इस भावना का विश्वव्यापी तौर पे प्रचार होगा, दुनिया के कई देशों ने इनसे सबक लिया और अपने आंदोलनों को एक अहिंसक स्वरूप दिया, गांधी का गांधीयन स्वरूप दिया। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण भी ले सकते हैं, जी। नेल्सन मंडेला भी वहां के गांधी कहे जाते हैं, हम्म। और आज भी वहां गांधी पूजे जाते हैं। ये तो गांधी की यात्रा शायद वहीं से ही शुरू हुई है, दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हुई है, वहीं से। प्लस हम अगर दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका को देखें तो वहां भी आप जान सकते हैं कि हम यहाँ गांधी जयंती आज मना रहे हैं, वहां पे वो इंटरनेशनल डे अहिंसा, ऑफ नॉन वायलेंस, जी, अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा अहिंसा दिवस। दिवस मनाया जाता है। प्लस वहां भी हर एक देश में, वहां के कई विश्वविद्यालयों में गांधी को एक विषय की तरह पढ़ाया जा रहा है। तो ये बातें दर्शाती हैं कि गांधी का एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। प्लस मैं एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल अमेरिका की यात्रा किए थे, वहां पे जो एक विशाल रैली हुई थी, तो मुझे जी। ये जान के आश्चर्य लगा कि अमेरिका के शायद कोई बड़े नेता थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि मिस्टर मोदी फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी, और एक और नेता का नाम लिया उन्होंने, गांधी एंड नेहरू। तो मुझे जी। ये जान के हैरानी हुई कि अमेरिका में आज भी गांधी को रिकॉग्निशन है, वो सम्मान है, और आज भी इंडिया को लैंड ऑफ गांधी कहा जाता है। तो सिर्फ ये अमेरिका ही नहीं, गांधी के विश्वव्यापी प्रभाव को आज भी दर्शाता है। ये बात 2019 की है। आपका ये प्रसंग भावुक कर देने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा। न्यूयॉर्क 15 अगस्त 1947 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसका शीर्षक था, कुछ हिंदी अनुवाद उसका बताऊं तो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश को आज दुनिया के सबसे कमजोर देश ने हरा दिया, या सबसे ताकतवर देश सबसे कमजोर देश से हार गया। और इसके पीछे एक
शख्सियत हैं, और वो थे गांधी। तो उस समय अब गांधी का जो कद था, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी या हमारे बापू, बापू जो उन्हें इस शब्द से पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। जी आप सुन रहे हैं ना? जी हाँ, आवाज आ रही है। तो ये थी उनकी अपनी एक शख्सियत गांधी जी के बारे में। तो अब दो पंक्ति में इस पूरी बातचीत को आप कंक्लूड करेंगे। जैसा कि आपने बात रखी गांधी गांधी के विचार, मतलब एक पिक्चर भी आई थी, हम आपने भी देखा है, हम सब ने भी देखा है कि गांधी के विचार वो 3 गोलियों से मरने वाले नहीं थे। वो विचार मरने के बाद अमर हो गए, और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलते जा रहे हैं। और ये भी एक तथ्य है कि गांधी जी के ऊपर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी सैकड़ों किताबें हैं उनके ऊपर। और बावजूद इसके आए दिन अभी हाल में भी कुछ किताबें भारत के भी कुछ लेखकों ने लॉन्च किया है। मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, कुछ किताबें आज भी लिखी जा रही हैं। रामचंद्र गुहा की एक किताब है गांधी जी पर, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, गांधी द मैन हु चेंज द हिस्ट्री या ऐसा वर्ल्ड, ऐसा कुछ है, गांधी द मैन हु चेंज द वर्ल्ड या हिस्ट्री, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रामचंद्र गुहा की लिखी एक किताब है ये। वो गांधी, हाँ उनकी है, गांधी बिफोर इंडिया ऐसा कुछ है उनका। हाँ गांधी मतलब बिफोर इंडिया, मतलब अभी भी इंडिया बिफोर गांधी एंड इंडिया आफ्टर गांधी, तो किताब आफ्टर है गांधी, ऐसी ही कुछ किताबें हैं। मतलब आज भी उनके बारे में लिखा जा रहा है, मतलब लोग सोच रहे हैं उनके बारे में, सोच के विचार कर रहे हैं, और उसके बाद ही तो लिख पा रहे हैं। तो उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, और ये विचार तब तक रहेंगे। जैसा आपने अभी बातचीत के दरमियान बताया कि भारत में इनकम की जो, आय की जो विषमता है, या न केवल आय के रूप में, और भी कई क्षेत्रों में विषमताएं हैं, और उन सारे विषमताओं को अगर दूर करना है, अगर उन विषमताओं की खाइयों को भरना है, तो मुझे लगता है कि वो जो कार्यक्रम होगा, उन विषमताओं को दूर करने का जो आंदोलन होगा, जो मुहिम होगी, उसके रास्ते सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के जरिए ही तय किए जा सकेंगे। यानी गांधीगिरी के रास्ते ही हो। जी हाँ, बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक देश में, एक इवॉल्विंग लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हम ये बात नहीं भूल सकते हैं कि हमारे किसी भी आंदोलन का स्वरूप हो, या कुछ भी हम कोई भी कदम उठाएं, उन कदमों का स्वरूप पूर्ण रूप से अहिंसक हो, और हम सत्य रहे दुनिया के प्रति और खुद के प्रति। तभी जाकर हम इन सारी विषमताओं को दूर कर सकेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की विषमता हो। अंत में गांधी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी जी अक्सर एक बात शायद वही कहा करते थे, या किसी और की पंक्ति है पता नहीं, लेकिन ये गांधी पर सूट बैठता है, बिल्कुल सटीक बैठता है। गांधी से आप प्यार करें, नफरत करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। अब हर दिन, हाँ, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, या तो उनसे आप प्रेम कीजिए, नफरत कीजिए, और कोई भी व्यक्ति अप्रश्नेय नहीं हो सकता, उनकी हजारों आलोचना हो सकती है, उन पर वर्णवादी होने का, या फिर साम्यवाद और समाजवाद के प्रति एक नकारात्मक नजरिया रखने का आरोप लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी का जो मानवता के प्रति, या फिर उनका जो गांधीवाद है, अपने आप में एक विचारधारा है, हम उसे नहीं नकार सकते, और उनके रास्ते पर हमें चलने पर मजबूर करती है उनकी विचारधारा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे 1 मिनट दिया जाए, कि हम ये भूल जाते हैं गांधी जी के बारे में सोचते सोचते कि वो भी एक इंसान थे, और एक मानवीय भूल वो भी कर सकते हैं। इंसान जो गलतियां करता है उनसे भी हो सकती है। गांधी भी वो इंसानियत से ऊपर नहीं थे, ये बात हम भूल जाते हैं कई बार, कि वो एक इंसान ही थे। लेकिन गांधी जी में एक बात है कि वो अपना सच बोल चुके हैं। उनसे यदि कहीं कोई गलती हुई है या जैसा भी हुआ है, वो उस गलती को उन्होंने माना है, हाँ ये गलती मुझसे हुई है। ये सत्य, अब खुद के प्रति सत्यता और दुनिया के प्रति सत्यता, जो जैसा कि उनके विचार भी हैं, सत्य और अहिंसा। तो अंत में महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश के कद्दावर नेता,
लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। उन दोनों को मेरी ओर से श्रद्धा सुमन, और उसके साथ ही हम आप लोगों से विदा लेंगे। हमारा पिछले एपिसोड, जो पिछला वीडियो था हमारा अड्डेबाजी का चौथा, उसमें आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, अपार स्नेह मिला। उससे हमें और ये दूसरा वीडियो बनाने का मनोबल मिला, मैं ये साहस हुआ कि हम दूसरा वीडियो भी बनाए, और आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। तो वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी चुप्पी हमें थोड़ा खलती है, वीडियो देखते हैं, वीडियो पर थोड़ा अपने विचार भी दीजिए, अच्छे बुरे जो भी आपके अनुभव है दीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।